अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम गहरी नज़र के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला आलमज़ेब हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम गहरी नज़र डालेंगे कुछ ऐसे अहम मौज़ूआत के ऊपर जो कि इंतहाई काबिल गौर और काबिल अहमियत हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के ऊपर हमला हुआ कराची में। कुछ मुजरिमान पकड़े गए हैं, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, ये लोग किसके कहने पे इन्होंने ऐसा भयानक कदम उठाया। माजी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनमें ऐसे लोगों के नापाक हाथ ऐसे अच्छे और काबिल क़दर उलमाए किराम के यानी पाकीज़ा खून से रंगीन हो चुके हैं। इस हवाले से हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि क्या पेशरफ्त हुई है, वो भी हम देखेंगे और साथ में हम सीनियर सहाफ़ी जनाब अहमद कुरैशी साहब से बात करेंगे कि ये लोग कौन हैं जिन्हें पकड़ा गया है और अब तक क्या यानी इस तहक़ीक़ात में, इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है और आइंदा क्या मुमकिन है। साथ में हम बात करेंगे CTD एहलकार जो कि पुलिस की तरह की एक फ़ोर्स है। बदकिस्मती से ये फ़ोर्स बनाई गई थी आवाम की हिफाजत के लिए। कुल्लियतन मैं ये नहीं कह सकता और ना मैं कहता हूँ कि ये फ़ोर्स सारी की सारी ऐसी है, लेकिन अब तक पुलिस से तो बहुत सारे लोगों की शिकायत हैं। बदकिस्मती है ये हमारी के हमारे जो मुहाफ़िज़ हैं उन्हीं से हमें शिकायत हैं, लेकिन CTD के हवाले से अवामी जो ख़दशात हैं, अवामी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अवामी सवालात हैं, वह आए रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम देखें तो CTD की कार्रवाइयाँ एक तरफ अगर मुल्क दुश्मन अनासिर के ऊपर वो कार्रवाइयाँ करती हैं, उनको पकड़ते हैं, उन्हें कानून के कटहरे में लाते हैं, तो दूसरी तरफ आम शहरी मासूम लोगों को ये कभी अपनी गोलियों का निशाना बनाते हैं तो कभी अपनी बदमाशी का। अगर आप देखें राव अनवार को तो उसका भी ताल्लुक़ इसी फ़ोर्स से था। अगर आप देखें कल जो हुआ कामरान ने जो कराची में जो एडिशनल IG है CTD का, उसने जिस तरह शहरियों को बीच सड़क के हरासा किया और बंदूक की यानी बंदूक तान के शहरियों से ऐसे सवालात किए गए और जब शहरियों ने उसकी वीडियो बनाना चाहिए तो फिर उन्हें बदमाशी पे उतर आए। इसी तरह अगर हम देखें सानिहा साहिवाल तो वो भी CTD की ही एक कारस्तानी है। क्या वजह है कि हमारे ही मुहाफ़िज़ होना ये चाहिए था कि वो हमारी हिफाजत करते, वो हर जगह हम उनकी इज़्ज़त करते, वो हमारी हिफाजत करते, वो हमारे लिए अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, वो हमारे टैक्स से उनको भारी भारी तनख्वाहें मिल रही हैं। क्या वजह है कि वही लोग हमारे जान के दुश्मन बन गए हैं और वही लोग बीच सड़क के शहरियों को परेशान कर रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे साबिक़ IG पंजाब पुलिस जनाब जुल्फ़िकार अहमद चीमा साहब से। आगे चल के हम बात करेंगे नाज़रीन CPEC का मंसूबा पाकिस्तान में क्या आया। पाक चीन दोस्ती बिलाशुबा एक गहरी दोस्ती है, पहाड़ों से ऊंची और समंदर की गहराई से गहरी, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि दोस्ती की आड़ में कोई आके हमारी सकाफ़त को, हमारी इज़्ज़त को, हमारे कल्चर को मुतासिर करे। और बदकिस्मती से यही हो रहा है। CPEC की आड़ में जो चाइनीज़ पाकिस्तान आए या फिर वो पढ़ने के लिए पाकिस्तान आए तो उन्होंने आके यहाँ पे एक हमारे कल्चर को बहुत मुतासिर किया। ख़ासकर यहाँ पे जो देहातों में गरीब लोग होते हैं या फिर शहरों में भी ऐसे लोग होते हैं जो पता नहीं अपने कल्चर से नालां होते हैं या अपनी सकाफ़त से नालां होते हैं, उन्हें वरगला के उनकी लड़कियों के साथ शादियां करते हैं, बच्चियों के साथ शादियां करते हैं। और ये रिवाज पहले बहुत कम था, लेकिन ये आए रोज़ बढ़ता जा रहा है और इस हवाले से अभी ऐसी ऐसी भयानक किस्म की ख़बरें सामने आ रही हैं जो कि क़तन पाकिस्तानी समाज के लिए बेहतर नहीं है। क्योंकि शादी की आड़ में वो एक ख़बर ये भी आई है कि वो बच्चियों को ले के जाते हैं, फिर उन्हें बेयार व मददगार छोड़ते हैं, कहीं उनको बेच डालते हैं, कहीं पे उनके आज़ा काट के बेचते हैं, कहीं उनसे शादी करके कुछ अरसे के लिए अपनी हवस को बुझाते हैं, हवस की तस्कीन करते हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो फिर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। एक हमारे समाज के लिए एक बुरी ख़बर है। दोस्ती ममालिक की होती है, अपने मफादात तक कुछ ले लो कुछ दे दो, इसी हद तक होनी चाहिए। अब ये अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो ये पाकिस्तानी जो सकाफ़त है, कल्चर है, उसके अंदर चाइनीज़ की बड़ी जो मुदाखलत है वो हो रही है और बहुत हद तक हमारी सकाफ़त मुतासिर हो रही है, हमारा
कल्चर मुतासिर हो रहा है और सबसे ज़्यादा बढ़ के हमारी बच्चियों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। इस हवाले से प्रोफेसर आसिम हफीज़ साहब, चूँकि वो इस हवाले से गहरी स्टडी और गहरी नज़र रखते हैं, उनकी नज़र है, आज भी उनका एक आर्टिकल इसी हवाले से छपा है। तो उनके क्या ख़यालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या ये चीज़ हमारे मुआशरे के लिए कितनी भयानक साबित हो सकती है अगर बर वक्त हम मुआशरे को आगाह न करें, इसका तदारुक न करें, हुकूमत से अपील न करें, तो कल कना ये हमारे लिए कितनी मुश्किलात का बायस बन सकती है। आगे हम बात करेंगे पाकिस्तान एम्बेसी काबुल के हवाले से। पिछले पिछले हफ्ते को भी हमने बात की थी। रुस्तम शाह मोमन साहब, जो कि पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर थे काबुल में, अफ़गानिस्तान में, उनसे हमने बात की थी। जो तहफ़्फ़ुज़ात, जो ख़दशात और जो शिकायत हम तक पहुँची थी, वही शिकायत रुस्तम शाह साहब तक भी पहुंची थी और उन्होंने भी इसके ऊपर गुस्से का भी इजहार किया, दुख का इजहार भी किया, अफसोस का इजहार भी किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया कि इस मसले के ऊपर तवज्जो दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो आमदोरफ्त होती है वो अफ़गानिस्तान से होती है। अफ़गानिस्तान बिलाशुबा हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारा पड़ोसी मुल्क है। अफ़गानिस्तान का अमन हमारा अमन है। अफ़गानिस्तान का यानी वहाँ पे अगर लोग अमन से रहते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हमारी तिजारत के लिए अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ी मंडी की हैसियत रखता है। अब अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ आते हैं, इलाज हमारे यहाँ करते हैं, तालीम हमारे यहाँ हासिल करते हैं, और फिर अगर उनके साथ हम ऐसा रवैया रखें, ऐसा सलूक रवा रखें जो हमारे यानी पाकिस्तान से उनको बदज़न करें, ऐसी सूरत हाल में फिर हमारा शिकवा नहीं होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के लोग या अफ़गानी जो है ना वो जाके इंडिया के गोद में बैठ गए या ईरान के साथ बैठ गए या दूसरे तीसरे जो ममालिक हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ ब्लॉग्स हैं, उनके साथ अफ़गानिस्तान मिल गया है। रुस्तम शाह साहब ने भी यही कहा था कि हमने जितना अफ़गानियों को ख़ुद से दूर किया है, इसमें हम ही कसूरवार हैं। अब इस हवाले से इमरान खान की हुकूमत आई है, PTI की हुकूमत आई है, उनकी अफ़गान पॉलिसी अभी तक तो बहुत ही अच्छी जा रही है। अभी तक जितने उन्होंने इक़दाम किए हैं, बिलखुसूस परसों जब कुछ दिन कबल खान साहब ने जमरोद में जो जलसे आम से ख़िताब करते हुए वहाँ बार्डर खोलने का ऐलान किया था, उससे कबल उन्होंने ये कहा था कि जो अफ़गानी यहाँ पाकिस्तान में उनका बिज़नेस है, उनके बैंक अकाउंट्स हैं, वो अपना यानी अपनी तिजारत जारी रख सकते हैं, पाकिस्तान में अपना पैसा ख़र्च कर सकते हैं। यहाँ पे तिजारत के उनके पास मौका है, वो तिजारत बढ़ा सकते हैं, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले सकते हैं। उससे कबल खान साहब ने ऐलान किया था कि जितने भी अफ़गानी हमारे पास हैं हम उनको कार्ड देंगे, नेशनलिटी देंगे, उन्हें शनाख्ती कार्ड जारी करेंगे, जो उनके मसाइल हैं वो हल करेंगे। ये यकीनन बड़ी अच्छी काविश है, लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस पे अमल दरामद किया जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे अपने हर दिल अज़ीज़ लाला आरिफ खटक साहब से, क्योंकि वो इस हवाले से अभी बहुत एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और फील्ड में रह के, मैदान में रह के वो इस हवाले से काम कर रहे हैं। और चूँकि उन्होंने अभी एक जरगा भी तश्कील दिया है, जरगा पाकिस्तान, तो इस जरगे में हम लाला से ये गुजारिश करेंगे कि इस इशू को भी उठाएं और जो जरगे के जो अरकान हैं, और चूँकि जरगे का मतलब ही, जो उन्होंने एक जरगा तश्कील दिया है उसका मतलब ही यही है कि इसमें जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनके जो लोग हैं, उनके ख़दशात हैं, मसलन PTM हैं या बलूचिस्तान में जो ऐसे ग्रुप हैं या ऐसे लोग हैं जो रियासत से बदज़न हैं, रियासत से उनकी शिकायत हैं, तो वो इन शिकायत को लेके, उनकी नुमाइंदगी को लेके आके हुकूमती जो रियासती इदारे हैं उनके साथ बिठाते हैं, उनको एक टेबल पे बिठा के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हम बलूचिस्तान में देखें तो चमन का जो एरिया है ये सारा अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। अगर आप में से किसी ने ये बार्डर देखी हो तो हमारी जो अफ़गानिस्तान के साथ बार्डर लगती है उसकी ये सूरत हाल है कि हमारे घर यानी रिश्तेदारियाँ वहाँ पे हैं, यानी आधे रिश्तेदार यहाँ पे हैं, आधे वहाँ पे हैं। हत्ता कि बाज़ जो है ना वो बार्डर के ऊपर घर ऐसे हैं कि आधा हिस्सा इधर है, आधा उधर है। तो इस तरह हम मुमकिन नहीं है कि हम उन लोगों को ऐसे जुदा करें। अगर हम पॉलिसी बनाते हैं, वीज़ा पॉलिसी, तो उसमें हम नरमी कर सकते हैं, दीगर मुराद दे सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की दिलचस्पी हमारे साथ है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अफ़गानिस्तान के लोगों को अपने साथ रखें। तो चलते हैं नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर जो हमला हुआ था, उस केस में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस हवाले से एक वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद आके अहमद कुरैशी साहब से बात करते हैं कि उनके पास इस हवाले से क्या मालूमात है।
मुफ्ती तकी उस्मानी केस में गुजरते दिनों के साथ पेशरफ्त हो रही है। इंटेलिजेंस इदारों ने 50 के करीब ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जिनका इस हमले से बिलावास्ता या बिलवास्ता ताल्लुक था। हमला आवरों और इनके सोहलतकारों में पहली दफा सहाफियों का रूप दहाड़े दहशत गर्दों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जंग ग्रुप के मतलूब मूसवी अब तक टीवी के मुबशर अली नकवी शामिल हैं। हमला आवरों का ताल्लुक सिपाही मोहम्मद की जिली तंजीम ज़ैनिबियोन ब्रिगेड से है। इस हवाले से 2013 और 2014 को सिपाही मोहम्मद के गिरफ्तार शुदा अरकान की तफसीलात पर भी काम हो रहा है, ताकि तफ्तीशी कड़ियों को यकजा करके मुल्क में फिरका वाराना ईरान नवाज दहशत गर्दी की चैन को तोड़ा जा सके। जराये के मुताबिक 2018 में ज़ैनिबियोन ब्रिगेड ने भर्तियों में इजाफा कर दिया था, जिसके बाद एक साल के अरसे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से 1900 के करीब नए जंगजूओं को भर्ती किया गया, जिनमें दीगर शहरों के साथ साथ कराची में से भी बड़ी तादाद में भर्तियां की गई। भर्ती होने वालों के घरों में माहाना $1200 की तनख्वाह पहुंचाई जा रही है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 1,70,000 के लगभग है। हलाक होने वाले अरकान को रकम समेत दीगर नाम निहाद मुकद्दसात में दफन किया जाता है, जबकि जरूरत पड़ने पर जंगजू के अहले खाना को ईरानी नेशनलिटी भी दी जाती है। 22 मार्च को नमाज जुमा से वापसी पर मुफ्ती तकी उस्मानी पर चौरंगी के करीब इलाके में 3 अतराफ से मोटरसाइकिल सवार दहशत गर्दों ने हमला किया था, जिसमें वो अपने अहले खाना समेत महफूज रहे थे। ताहम इनके 2 मुहाफिज शहीद और ड्राइवर जख्मी हो गए थे, जो बाद अज़ां शहीद हो गए थे। ये हमला भारत और ईरान की इमा पर पाकिस्तान में फिरका वाराना दहशत गर्दी मचाने वालों के लिए इस तौर पर महंगा साबित हुआ कि इंटेलिजेंस इदारों ने इनके खिलाफ कार्रवाइयां तेज की, जिसकी वजह से इनको काफी नुकसान पहुंचा। निजी टीवी चैनल के मुताबिक हफ्ता 6 अप्रैल को सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक इदारों ने एक 5 रुकनी खतरनाक दहशत गर्द गिरोह को गिरफ्तार किया, जो इस हमले समेत दीगर कई दहशत गर्द हमलों में मुलविस था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ इलाकों से इस 5 रुकनी गिरोह के अरकान को गिरफ्तार किया, जिनमें इस गिरोह के कमांडर हैदर उर्फ बच्चा उर्फ छोटा भी शामिल थे, जबकि इसके अलावा खतरनाक दहशत गर्द मेहताब नकवी उर्फ मछड़ा और हैदर अब्बास पुलिस वाला भी शामिल है। 22 मार्च बरोज जुम्मा मुफ्ती तकी उस्मानी पर होने वाले हमले का मकसद मुल्क में तवील अरसे से जारी फिरका वाराना फसादात के खत्म होने के बाद इनको दोबारा भड़काना है। गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश पर मालूम हुआ कि हालिया हमले का मकसद मुल्क में फिरका वाराना फसादात को हवा देकर बदअमनी की फिजा कायम करना था, ताकि सी पैक समेत दीगर इक्तिसादी मंसूबों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया जा सके। इसके अलावा दहशत गर्दों ने यह भी इंकशाफ किया कि भारत और ईरान की इमा पर रमजान के बबरकत महीने में फिरका वाराना दहशत गर्दी के वाकयात बर्पा करना चाहते थे, ताकि मजहबी हम आंगी की फिजा को बर्बाद किया जा सके। कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में आने वाले दहशत गर्दों का ताल्लुक शाम में ईरानी इमा पर बशारुल असद के शाना बेशाना शामी अवाम का कत्लेआम करने वाली तंजीम ज़ैनिबियोन ब्रिगेड से है। ज़ैनिबियोन ब्रिगेड कलदम सिपाही मोहम्मद का तसलसल है, जिसे 2015 के अवाखिर में शाम में मुनज़्ज़म किया गया था। तंजीम को मुनज़्ज़म करने के लिए कलदम सिपाही मोहम्मद और शिया मूवमेंट पाकिस्तान के उस वक्त के सरबराह ने 4 शेड्यूल होने के बावजूद ईरान फरार होकर तंजीम को मुनज़्ज़म किया था, जिस पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और शिया उलमा कौंसिल ने इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडा करते हुए कहा था कि इसे इदारों ने अगवा किया है। ताहम ये सब प्रोपेगंडा इस वक्त बेनकाब हुआ जब गुलाम रजा नकवी 7 मार्च 2016 को ईरान में हलाक हुए और इनकी लाश वतन लाई गई और जंग में इनके आबाई इलाके में इनको दफन किया गया। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। इस हवाले से आपने ये तफसीलात जान ली हैं कि मुफ्ती साहब के ऊपर हमले में कौन लोग मुलव्विस थे, इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, कहाँ से उनको सपोर्ट मिलती थी, और ये लोग पाकिस्तान में ऐसी वारदातों में सिर्फ अभी नहीं बल्कि बहुत पहले से ये मुलव्विस हैं। तब भी हम कहते चले आए थे, लेकिन शायद देर आयत दुरुस्त आयत अभी हालात ऐसे चल रहे हैं और ऐसे नहज की तरफ चल रहे हैं कि हमारे इदारे भी अब यानी एक्शन ले रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी अमन के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सख्त से सख्त इक़दाम किए जाएँ। कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। कुरैशी साहब, मुफ्ती साहब के ऊपर, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ, शुक्र है वो तो बाल बाल बच गए और पाकिस्तान एक बहुत बड़े सानहे से महफूज रहा। अगले दिन हमारा यौम पाकिस्तान की तकरीब भी थी, वो भी मुतासिर ना हुई, अल्लाह का बहुत करम है। लेकिन उस केस में सुना है कुछ तहकीकात और कुछ पेशरफ्त हुई है, आपके पास कुछ मालूमात हैं उस हवाले से? जी बिल्कुल, उसमें इत्तलात ये है कि जी ईरान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि पासदाराने इंकलाब से तवक्को है कि मुंसलिक है, वो इन्वॉल्व थी और इस पे कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, तो लेकिन जो है हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी इदारे हैं उनके हल्कों से जो है ये बात पिछले दिनों में सामने आई है कि कुछ ऐसे सेल्स जो हैं, स्लीपर सेल्स कराची में, जो ईरान से मुंसलिक थे, बिलखुसूस पासदाराने इंक़िलाब से, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं इसमें क्योंकि ऑफिशियल इस पे बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो अगर हम थोड़ा सा जो ऑफिशियल वर्जन है वो साइड पे रखें, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ईरानी इंटेलिजेंस जो है उसका कराची और बलूचिस्तान पे फोकस पिछले सालों में बहुत ज्यादा रहा है, इसलिए ये कोई हैरान कुन बात नहीं है। अगरचे तफासिल हमारे पास नहीं है अभी, लेकिन ये कोई हैरान कुन बात नहीं है कि ईरानी इंटेलिजेंस बिलखुसूस पासदाराने इंक़िलाब वो इस वाक़े में, इस गुनाहनी साजिश में पाकिस्तान, यौम पाकिस्तान से एक दिन पहले इसमें मुलव्वस हैं, क्योंकि ये कोऑपरेशन ईरानी इंटेलिजेंस, और आप इसको देखें कि इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं कि एक तरफ जो है ईरानी इंटेलिजेंस जो है कराची के हालात खराब करने और गवादर, बलूचिस्तान बिलुमूम और खासतौर पे गवादर के हालात खराब करने में एक फोकस ईरानी इंटेलिजेंस की काम करती रही है, और दूसरा जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस इन्हीं इलाकों के अंदर, यानी गवादर, बाकी सारा बलूचिस्तान और कराची, इंडियन इंटेलिजेंस भी काम करते रही है। और दोनों का मिलाप जो है सिर्फ इन दो जगह पे नहीं होता, बल्कि तीसरी जगह जो चाबहार है ईरान में, वहां पे दोनों का मिलाप होता है कि देखते हैं हम कि वहां से वो शुरू होते हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस की स्टेशन जो है वो बनती है ईरान में, और यकीनन ये ईरान में पासदाराने इंक़िलाब की नॉलेज के बगैर ये हो नहीं सकती, और उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट भी होगा। फिर हमें पता चलता है कि आपको पता है पिछले 4 सालों के अंदर बेतहाशा लोग कराची से और बलूचिस्तान से पकड़े गए हैं, जो एक्चुअली हमारी एयरफोर्स और नेवी के जो इंस्टॉलेशंस हैं बलूचिस्तान में, उमाड़ा में, गवादर में और पोर्ट कासिम, फिर कराची में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, और फिर कराची शहर में जो आर्मी, रेंजर्स, नेवी और एयरफोर्स के जो इंस्टॉलेशंस हैं, उन ऐसे सेल्स पकड़े गए जो बराह रास्त मुंसलिक थे और जिन्होंने एतराफ किया है कि वो ईरानी इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे। और फिर वो लोग भी पकड़े गए जो इंडियन लिंकेजेस थे जिनके, और फिर हमने ये भी देखा कि जैसे अभी मुफ्ती साहब पर ये गनावनी साजिश थी, ये कत्ल करने की कोशिश, असैसिनेट करने की कोशिश की गई, तो हमने देखा, और ये जाहिर है सेक्टेरियन इसका लिंक है, क्योंकि ये कोशिश है बेसिकली मजहबी बुनियादों पे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के हालात खराब करने की। तो आप हैरान होंगे ये सुन के कि यही काम एग्जैक्टली कुछ सियासी जमातों से मुंसलिक मुसल्लह विंग्स थे, और कुछ खत्म कर दिए गए हैं, कुछ अंडरग्राउंड चले गए हैं, और ये बिलखुसूस यानी कि कम से कम कोई 3 पार्टियों से या 4 पार्टी से मुंसलिक थे। तकरीबन तमाम जो जमातें एक्टिव थी कराची में, सबके किसी न किसी लेवल पे थे, लेकिन बिलखुसूस 2 बड़ी जमातों के, 2 बड़ी सियासी जमातों के मुसल्लह विंग, तो इत्तेफाक से वो भी इन्वॉल्व थे, बिल्कुल इसी तरह के मजहबी बुनियाद पर उलमा को जो है निशाना बनाया जाए ताकि सेक्टेरियनिज्म फैल सके। और मैं आपको याद दिलाता हूं कि MQM के लोग पकड़े गए थे 2009 में, यौम आशूरा पे बहुत बड़ा जुलूस था कराची शहर में, और उस पे धमाका, उस पे हमला किया गया था, और जिसकी वजह से फिजा खराब हुई थी कराची में भी और पूरे पाकिस्तान में भी, लेकिन जाहिर है हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने उसे कंटेन और कंट्रोल किया। लेकिन जब तहकीकात हुई, बाद में पता चला कि इसके अंदर MQM की जो मुसल्लह विंग थी जो खत्म कर दी गई, जो अल्ताफ हुसैन की थी, उसके लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और वहां पे उन्होंने इतराफ भी किया कि हमें असाइनमेंट दी जाती थी कि कभी जो है एक
मकतब फ़िक्र के उलमा को कत्ल किया जाए या टारगेट निशाना किया जाए और फिर बाद में दूसरों को किया जाए, ताकि वो एक तासुर पैदा हो कि टिट फॉर टैट हो रहा है और फिरकों के अंदर जो है वो लड़ाई की जा सके। अच्छा, एग्जैक्टली यही काम जो है आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हमले में भी देखते हैं, तो ये ओवरलैप है। तो आपने ये, बस मैं इस पे खत्म कर रहा हूँ बात, कि आपने ये चीज देखनी है कि ये एक नेटवर्क था गुलबशन यदव का, उनका भी यही काम था, बसों से उतार के बोहरा को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जो बोहरा फिरका है कराची का, और आपने देखा कि जो ज़ायरीन ईरान जाते थे उनको निशाना बनाया गया। पता चला बाद में कि वो निशाना जो बनाया जाता था वो उसमें गुलबशन यदव की नेटवर्क इन्वॉल्व थी। इसको यकीनन ईरानी भी देख रहे होंगे जो इंटेलिजेंस के हैं, वो उनका इंटरेस्ट क्या था, वो जब देख रहे थे तो वो क्यों नहीं अपने इंडियन दोस्तों को रोका उन्होंने। ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी घिनौनी खेल है और ये ओवरलैप्ड है और इंटरलिंक्ड है। अच्छा कुरैशी साहब, आपने जमातों की बात की, सियासी पार्टियों की बात की, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, MQM के लोग पकड़े गए, उज़ैर बलोच का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से था, लेकिन अगर हम इदारे देखें तो इदारों में भी ये लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। मसलन अगर इससे कबल हम देखें, मेहदी मौसवी पकड़ा गया, वो एक सिक्योरिटी एहलकार निकला, एक दूसरा पकड़ा गया, वो एक तर्जुमान की हैसियत से वज़ीर आला तक उसकी रसाई हुई। अभी ये जो दो मतलूब हुसैन मूसवी और जो दूसरा नकवी, एक का ताल्लुक़ जंग ग्रुप से है, वहाँ उसका रिपोर्टर है, एक अब तक न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर है, उसका नुमाइंदा है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कुरैशी साहब के, हमारे यानी एक बड़े लेवल के जो इदारे हैं, वो प्राइवेट इदारे हैं या फिर सियासी जमातें हैं या फिर मजहबी जमातें हैं, उन तक ये लोगों की रसाई यानी कैसे हो जाती है? ये आपने बहुत अच्छी बात की। ये जाहिर है, मैं आपको इसके जवाब में बस एक आपको मैं मिसाल दे देता हूँ कि कैसे हो जाती है। क्योंकि हमारे मुल्क में पाकिस्तानी जो है वो अमूमन हम इमोशनल लोग हैं और मजहब के नाम पर जो है बहुत आसान है, क्योंकि अच्छे मुसलमान हैं तो मजहब के नाम पर जो है बहुत आसान है जो है वो आप लोगों को गुमराह करें। और मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि बगैर नाम लिए हुए एक पाकिस्तान के बहुत सीनियर, बल्कि मैं चलिए ये इतना कह देता हूँ कि एक साबिक आर्मी चीफ थे जी, एक साबिक आर्मी चीफ थे और बहुत पुराने, यानी कि वो रिटायरमेंट के बाद काफी अरसे बाद जो है वो अपनी एक्टिविटीज, सोशल और इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए थे। उनका सरकार से या फौज से ताल्लुक नहीं रहा था और वो जो है बेसिकली आपको याद होगा एक वक्त आया था कि हिज़्ब तहरीर का नाम पाकिस्तान में बहुत चला था और उसका उन्होंने दिफा किया। और आपको याद होगा कि कुछ लोग हमारे इदारों में घुस गए थे जो हिज़्ब तहरीर से ताल्लुक रखते थे और उनका दिफा वो आर्मी चीफ उन्होंने किया। और वो अच्छा आदमी है, खुद आर्मी चीफ जो थे साबका जो है, लेकिन वो कह रहे थे ये देखिए बेचारे लोग हैं, ये एक खिलाफत की बात कर रहे हैं, इनको क्यों। और ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम था हमारे यहाँ कि हिज़्ब तहरीर जो है वो कोई पाकिस्तानी जमात नहीं है, वो एक ब्रिटिश जमात है। बेशक उसके अंदर अच्छे लोग होंगे, अच्छे मासूम लोग होंगे, वो एक समझ रहे होंगे कि वो एक मजहब की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन पीछे ये जो तंजीम थी इसके बारे में मिडल ईस्ट के कई ममालिक ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस करके बहुत पहले ये नतीजे पे पहुंच चुके थे कि हिज़्ब तहरीर जो है वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस से मुंसलिक ग्रुप है। और अगरचे उसमें अवाम उन्नास जो उसमें जाते होंगे वो खिलाफत के नाम पे, जो कि एक बहुत आला इस्लामी कॉन्सेप्ट है, उसमें वो शामिल हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके जो ताने बाने इस तंजीम के और इसके में चंद लोगों के वो मिलते हैं जाके ब्रिटिश इंटेलिजेंस से। और इसी वजह से कई मुसलमान हुकूमतों ने बिलखुसूस सेंट्रल एशिया में और मिडल ईस्ट में जो है हिज़्ब तहरीर को कम इशू बाकायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1995 से के बाद से उठाना शुरू कर दिया कि ये तंजीम जो है हम इससे कोई मजहबी इस्लामी तंजीम नहीं देखते, इसको हम देखते हैं ब्रिटिश इंटेलिजेंस की तंजीम। ये मालूमात हमारे यहाँ नहीं थी और बेतहाशा लोग हमारे इदारों में इस तंजीम के दाखिल हो गए। यहाँ मैं बात में हिज़्ब तहरीर की खत्म करता हूँ और आपकी बात पे आता हूँ कि वाकई हमारे इदारों के अंदर इस तरह ईरानियों ने तो खुसूस पासदारान इंक़िलाब ने बड़ा काम किया है पाकिस्तान में पिछले 20-25 सालों के अंदर, और हमने उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया कि इस्लाम के नाम पे एक इंकलाब आया था ईरान में और हम क्योंकि मुसलमान हैं और भाई हैं, पड़ोसी भी हैं, तो हमें उनसे कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन बाद में अब जाके ये पता चल रहा है कि जिस तरीके से पासदारान इंकलाब, खुसूस जो आपको पता है पासदारान इंकलाब एक बड़ा मजहबी
और एक खास फिरके वारियत रखने वाली सोच रखने वाली एक मिलिशिया है। और बहुत से लोगों को हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये नहीं पता कि पसदारान इंक़िलाब जो है उसको कहा जाता है कि ईरान की फौज है। हकीकत यह है कि ईरान की जो आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो अभी भी मौजूद है, और वो साइड लाइन कर दी गई हैं। ये जो मिलिशिया है ये आपको पता है डायरेक्टली मुर्शिद आला के अंडर आती है, खामेनाई के अंदर आती है, और ये ईरानी हुकूमत को जवाबदेह नहीं है। और इसका एक एजेंडा जो है वो आपको पता है वो एक फॉरेन इंटरवेंशन का है और एक फिरका वाराना भी है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत लेट हमारे इदारों को और लॉ इन्फोर्समेंट में, अच्छी बात है कि आप इस नतीजे पे पहुंच गए, लेकिन हम थोड़ा सा लेट पहुंचे इस कंक्लूजन पे कि पासदारान इंक़िलाब के निशाने पर पाकिस्तान भी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से दूसरे ममालिक में पासदारान इंक़िलाब इन्वॉल्व दिखाई दिया है। आपको पता है कि पिछले कई मुसलमान ममालिक हैं, आखिर मुस्लिम ममालिक जिसने ईरान के कुछ डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया और दरबदर किया, मुल्क से निकाला, वो अल्बानिया है जो कि OIC का मेंबर भी है, और वाहिद मेरे ख्याल में 1 या 2 ममालिक हैं जो यूरोप में मुसलमान है। एक अल्बानिया है और दूसरा बोस्निया है। और अल्बानिया ने अभी जो है 2-3 महीने पहले ईरानी डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया है क्योंकि वो इन्वॉल्व थे यही पासदारान इंक़िलाब के साथ, वही इसी तरह के कामों में जिस तरह के कामों में हमारे यहाँ भी इन्वॉल्व है। और उससे पहले ताजिकिस्तान है, फिर कुवैत था, इजिप्ट था, मलेशिया थी, नाइजीरिया था, मिस्र थे, मराकश था, और यमन की एग्जाम्पल हमारे सामने ऑलरेडी। तो ये मुदाखलत जो है पासदारान इंक़िलाब करता रहा है। हमारे यहाँ सोच ये थी कि हमें शायद वो बख्श देंगे और अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान और दूसरे अजरबैजान वहां इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन अब हमारे यहाँ ये कंक्लूजन पे लोग पहुंच गए हैं कि नहीं, हम भी उनके निशाने पर हैं। और मेरे ख्याल में जो कुलभूषण यादव की नेटवर्क पकड़ी गई थी, ये पाकिस्तान की बदतरीन केस थी, फॉरेन इंटेलिजेंस ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश, और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना कोई हैरानकुन बात नहीं है, वो पहले भी होते रहे, लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि ईरान इन्वॉल्व था उसके अंदर। इतना बड़ा काम तो अफगानिस्तान ने भी नहीं किया। मतलब अफगानिस्तान के बारे में हमारी बड़ी शिकायतें हैं कि वो कब से जो है पाकिस्तान, वो उनकी सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, TTP और उससे पहले फिर BLA और इस तरह से। लेकिन जिस मुनज़्ज़म तरीके से पासदारान इंक़िलाब ने इंडिया को चाबहार में एक पूरा स्टेशन कायम करने की इजाजत दी और कई सालों तक जो है वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाते रहे, और चाइनीज भी इस पे बड़े हैरान हुए कि हमारे प्रोजेक्ट के खिलाफ ईरान जो है, जो कि जिसको चाइनीज आपको पता है बड़े सपोर्ट करते रहे ईरान की हुकूमत को, जब भी ईरान पर पाबंदियां लगी हैं, तो चाइनीज भी बड़े सरप्राइज हुए। और शायद यही वजह है कि चाइना इस वक्त, आप हैरान होंगे ये सुन के कि इस वक्त चाइना से तवक्को थी ईरान की हुकूमत को कि अब जो पाबंदियां अमरीकी लगी हैं तो इसमें चाइना जो है वो मदद करेगा, थोड़ा सा अंडर द टेबल हेल्प करेगा ईरान को। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि जिस सख्ती से चाइना की हुकूमत ने अमरीकी पाबंदियों पर अमल दरामद किया है, वहां पे तमाम बैंक अकाउंट्स जो पासदारान इंक़िलाब के चाइनीज बैंक्स में थे वो तमाम बंद कर दिए गए हैं। चाइना जो है वो अपनी डीलिंग्स जो है ईरान के साथ, जो कमर्शियल डीलिंग्स हैं, जो सियासी डीलिंग्स हैं वो चल रही हैं, जो मिलिट्री परचेसेस चीजें भी चल रही हैं, लेकिन जो कमर्शियल डीलिंग्स थी वो बहुत नीचे चाइना लिया है। और जो कि बहुत हैरानकुन बात है, मैं पिछले दिनों इसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट देख रहा था कि चाइना ने किस तरीके से, किस मुनज़्ज़म तरीके से जो अमरीकी पाबंदियां ईरान के ऊपर और बिलखुसूस पासदारान इंक़िलाब पे, उस पर चाइना अमल कर रहा है। ये शायद चाइना इसलिए कर रहा है कि चाइनीज भी बड़े हैरान हुए थे इस बात पे कि ईरान जो है, जिसको चाइना ने बड़ी मदद की अमेरिका और मगरबी पाबंदियों के उसमें मामले में, तो ईरान ने जो है वो इंडिया के साथ मिलके पूरी कोशिश की कि CPEC को, जो कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, उसे फेल किया जाए और खत्म किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है, इस पे हमारे पाकिस्तान में बहुत कम बात होती है अनफॉर्चुनेटली। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद इस पे अगर बात किया जाए तो इससे फिरका वाराना मसला बढ़ेगा। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा, ये नहीं होना चाहिए। बहुत से पाकिस्तानी हम पाकिस्तानी एक हैं, और मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि पाकिस्तानी बहुत सारे हमारे भाई जो पाकिस्तानी ये फ़िक़्ह जाफरिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो शिया पाकिस्तानी हैं, वो भी समझते हैं इन बातों को। उनको भी पता है कि
मजहब के नाम पे गुमराह करने की कोशिश कोई भी कर सकता है, और किसी भी हर फिरके के लोग गुमराह हो सकते हैं। और पाकिस्तानियों को ईरान ने भी गुमराह करने की कोशिश की है, दूसरों ने भी कोशिश की है। तो अब आपको पता है कि किस तरह गरीब पाकिस्तानियों को शाम ले जाके मरवाया गया, और वो तो अच्छी बात हुई कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त जो है वो एक्शन लिया, और पिछले 2 सालों के अंदर अब तकरीबन खत्म हो गया ये सिलसिला पाकिस्तानियों का जाना, मां सिवाय उन लोगों के जो चंद जियारत के नाम पे जाके कुछ उनको रिक्रूट कर लिया जाता है। हाँ, उसके अलावा जिस तरीके से जिस पैमाने पे पहले हुआ वो चीज खत्म हो गई है। आपको पता है बॉर्डर के ऊपर भी बड़ी सिक्योरिटी हो गई है, और खुद पाकिस्तानी होशियार हो गए हैं। तो सारे पाकिस्तानी जो है वो तैयार नहीं है कि आप उनको मजहब के नाम पे या उनके फिरके के नाम पे उन्हें गुमराह करें और उनको गलत इस्तेमाल करें, और अपने आप सियासी मकासद के लिए उनको मजहब का नाम लेकर जाके अपने मफाद के लिए उनको मरवाएं दूसरे मुल्कों के अंदर। तो ये चीज, हाँ बिल्कुल, तो ये चीज अब हमारे यहाँ आहिस्ता सामने आ रही है खुल के, लेकिन मेरे ख्याल में हमें खुल के इस पे बात करनी चाहिए। आखिर में बस मैं ये कहूंगा कि हमें इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें ईरान हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारे भाई हैं ईरानी अवाम जो है, और ईरानी जब तक शाह रजा पहलवी थे ईरान के हुक्मरान, तो ईरान ने पाकिस्तान की हमेशा सपोर्ट की है। और हमें ये खुल के बात करनी चाहिए कि हमारे ईरान में बहुत सारे दोस्त भी हैं, लेकिन जो हमारे खिलाफ ईरान में काम कर रहे हैं, जो इंडिया से मिले हुए हैं, जो इंडिया के दोस्त हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान में अफगानी हमारे भाई हैं, और हमें पता है कि ईरानी अफगान अवाम जो है वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन अगर कुछ अफगानी इंडिया के साथ मिल जाते हैं या किसी और के साथ हमारे खिलाफ काम करने में, तो हमें तो कोई हर्ज नहीं है कि हम उनका नाम लें। इसी तरह ईरान में भी हमें अपने ईरानी दोस्तों को बताना चाहिए कि हमारे भाई हैं, लेकिन जो इंडिया का दोस्त बन गया है वहां पे, जो इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, और वैसे और हमें कहता है कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं, लेकिन वो पीछे से इंडिया से मिला हुआ है, तो उसके बारे में भी हमें खुल के बात करनी चाहिए, और इसमें कोई हर्ज नहीं है जी, बहुत नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। कुरैशी साहब ने बड़ी डिटेल के साथ ने सारे मसले को वाज़ेह कर दिया, क्लियर कर दिया, और फिर हल भी हमें बता दिया। और ये जो सोच है जो एक माशरे में पाई जा रही है, उस हवाले से भी उन्होंने तरदीद कर दी है कि अगर हम इस पे बात करते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होना चाहिए। देखें, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी मुल्क हो, कोई भी शख्स हो, कोई तंजीम हो, कोई जमात हो, भले वो हम में से क्यों ना हो, अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे बरसरी पैकार होते हैं या मैदानी अमल में उतरते हैं, तो हमें किसी का कोई लिहाज नहीं करना चाहिए, कोई पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। जी नाज़रीन, बात करते हैं सीटीडी पुलिस के हवाले से। सीटीडी अहलकार, यकीनन ये बात सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में जितनी भी फोर्सेस हैं वो हमारी हिफाजत के लिए ही हैं। वो आर्मी है या पुलिस हैं या रेंजर्स हैं या सीटीडी है, सब हमारी फोर्सेस हैं, सब हमारी हिफाजत के लिए हैं। तो बस औक़ात शिकायत होती हैं, अवामी शिकायत होती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने इदारों के ख़िलाफ़ महाज खड़ा करें। साबिक़ आईजी पंजाब पुलिस जुल्फ़िकार चीमा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। चीमा साहब, हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी फोर्सेस हैं हमारी हिफाजत के लिए हैं, पाक आर्मी हो, पुलिस हो, रेंजर्स हो, सीटीडी हो या दीगर जो लीवीज़ हैं या एफसी हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं वो हमारी हैं। लेकिन चीमा साहब, पुलिस के हवाले से और बिलखुसूस सीटीडी के हवाले से इन दिनों अवामी शिकायत बढ़ रही हैं, सोशल मीडिया पे तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं। आप एक साबिक़ ऑफिसर्स रहे हैं और आप इस फील्ड में रहे हैं, क्या जो अवामी शिकायत हैं वो आप तक भी पहुंच रही हैं या नहीं? इसमें जो अवाम की शिकायत हैं वो बजा हैं जी, ठीक है जी, और वो जो बेगुनाह लोग जी हलाक हुए जी, वो एक इंसानियत सोज हादसा है जी, वो एक बर्बरियत है जी, और जो भी उसमें मुलव्वस है उनको सजा मिलनी चाहिए, इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। ये मेरा मौक़िफ़ है जी, ठीक है जी जी सर। और इसके अलावा आपने मुझे फोन करके कहा जी कि वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें चेक दे रहे हैं, उस हवाले से जी देखें कितने महीने हो गए जी, ये आज पहली
मुल्क के वजीर आजम को ये ख्याल आया है, कितना बड़ा हादसा हुआ जी, उनको पहले ये जो बेचारे मासूम बच्चे हैं उनके सरों पे हाथ रखने के लिए मुल्क के सरबराह को, वजीर आजम को पहले जाना चाहिए था। बेहतर ये लेट गए हैं, लेट किया, बस आज एक तकरीब रख दी तो उनको, तो वो जो उनके सामने मासूम बच्चों के सामने उनके वालिद को, वालिदा को, बहन को गोलियां मार के मार दिया गया जी। आप अंदाजा करें कि वो तो सारी उम्र उनके ज़हनों पे ये चीजें नक्श रहेंगी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा ये हादसा, बहुत बड़ा हादसा, ये पूरी कौम के लिए एक शर्म का मकाम है कि यहाँ इस तरह की चीजें होती हैं और बेगुनाहों को इस तरह मार दिया जाता है। तो मुल्क के वजीर आजम को फौरी तौर पे जाना चाहिए था उनके घरों में। जी बिल्कुल। आज जो गए हैं ये बिल्कुल लेट है। नंबर 2, जो भी उसमें मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। जी चीमा साहब, आपकी जिन्होंने गोलियां मारी हैं, यानी जो एक्चुअल वारदात के मौके पर जो मौजूद थे, जो शामिल थे, फायरिंग करने वाले थे मासूम लोगों पर। जी ठीक है जी सर। और प्लस ये कि जो एक इतना मिसमैनेज्ड ऑपरेशन हुआ जी, जिनकी इंफॉर्मेशन पर वो भी जो है दे आर ऑल्सो गिल्टी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर आपकी बात काट रहा हूं, माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूं। अभी ये आपका बहुत शुक्रिया। बस मेहमान लगे हैं तो मैं बस अपना शायद इससे ज्यादा बात ना चले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, आपने वक्त दिया। साबिक आईजी साहब जुल्फ़िकार चीमा साहब हमारे साथ थे, कहीं मसरूफ़ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना वक्त दिया और अपना एक मौक़िफ़ था वो वाज़ेह कर दिया। ये इनकी ये जो बात थी कि खान साहब को पहले जाना चाहिए था, साहिवाल का जैसा सानिहा हुआ। एक तरफ हम देखें, यानी रियासत होती है माँ जैसी, इसका हमने अमली मुजाहिरा, एक तो हम पाकिस्तान में नारे सुन रहे हैं ना बचपन से, रियासत जी माँ जैसी होती है, माँ जैसी होती है, लेकिन इसका अमली नमूना हमने तब देखा जब न्यूजीलैंड में वाक़या हुआ और एक गैर मुस्लिम हुक्मरान थी, वज़ीर आज़म थी न्यूजीलैंड की। उन्होंने किस तरह से आके मुसलमानों के दुख दर्द में फौरी, ये नहीं कि मैं कतर से आके ये करूँगा, मैं चाइना से आके इसकी तहक़ीक़ात करूँगा, मैं मलेशिया से आके इसकी तहक़ीक़ात करूँगा और कतर से आके फिर आप 6 महीने बाद उन्हीं मासूम और यतीमों को बुला के उनको कुछ पैसे दे के आप उनको ठरका रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है? यानी मुल्क का वज़ीर आज़म है खान साहब, बार बार मदीना की रियासत की बात कर रहे हैं। माजरत के साथ मदीना की रियासत में फ़ौरी और सस्ता इंसाफ मिल जाता था। अब मैंने तो आज भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ये जो चेक मिल गए हैं इन लवाहिकीन को, शुहदाए सानिहा साहिवाल के लवाहिकीन को, इसका ये मतलब है कि कुछ ही दिन में वही अहलकार जिन्होंने उन मासूमों को भून डाला था, उन मासूम बच्चों के वालिदैन को, वालदा को, वालिद को, यानी इनकी आँखों के सामने उन्हें छलनी किया था, ये बच्चे, इनके दिल में ये चीज़ नक्श हो गई है और ताहयात ये रियासत के ख़िलाफ़ इनके जहन में जो एक चीज़ बैठ गई है वो कोई कभी भी नहीं उतर सकती। रियासत होती है माँ जैसी, लेकिन हमारी रियासत तो सौतेली माँ के से भी यानी ज़्यादा वो बढ़ गई है, यानी अपनी जो शिद्दत है या जो भी है। बहरकैफ इस हवाले से हमने अभी ये देखें, कराची में जो वाक़या हुआ वो भी आपके सामने है कि परसों जो CTD एडिशनल IG CTD कामरान साहब ने किस तरह से शहरियों को हरासा किया। इससे कबल राव अनवार का केस देखें, किस तरह से उसने 400-450 लोगों को छलनी किया था, मावराए अदालत कत्ल किया था। मुसीबत ये है कि इंसाफ होता है, कानून होता है तो सिर्फ़ गरीब के लिए, इंसाफ अगर नहीं मिलता तो भी गरीब के लिए, और अगर सज़ा मिलती है तो सिर्फ़ गरीब के लिए मिलती है, गरीब को मिलती है। अगर कोई वर्दी वाला या कोई सरकारी ऑफिसर वो इस तरह सरेआम लोगों को गोलियों से छलनी करे तो तब कानून भी बेबस हो जाता है, तब कानूनी इदारे भी और रियासती इदारे भी बेबस हो जाते हैं। और यही चीज़ किसी भी मुआशरे के ज़वाल के लिए यही काफ़ी होता है कि आप एक सरमायाकार या फिर आप सरकारी अफीसर या सियासतदान या कोई वडेरा या ख़ान या चौधरी, उसके लिए आप अलग कानून बनाएं और एक गरीब और आम शहरी के लिए अलग कानून बनाएं। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं,
सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। इसी पे हमने एक वीडियो बनाई है कि आवाम का दुख दर्द, आवाम की तकलीफ़ें इन पुलिस वालों ने दूर करनी है। लेकिन जब पुलिस वालों की यही हाल है, लेकिन पुलिस वालों की अगर ये हालत है तो फिर आवाम कहाँ जाए। वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। कानूनी इदारों, खास तौर पर पुलिस के क़याम का मकसद शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। जब किसी शहरी को अपने जान और माल का खतरा महसूस होता है या वो किसी नुकसान का शिकार हो जाए तो उसके लिए अपनी शिकायत बयान करने या अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहला दरवाज़ा पुलिस का होता है। लेकिन अगर यही पुलिस जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की जगह खुद ही शहरियों की जान छीन ले तो फिर एक आम बेबस शहरी किसका दर खटखटाए, कहां जाकर इंसाफ तलब करे? आए दिन कराची की सड़कों पर दंदनाते जराइम पेशा अफराद और पुलिस के दरमियान मुकाबले में फायरिंग से आम लोग जख्मी और हलाक हो जाते हैं। मरने वालों के लवाहिकीन दुहाइयां देते हैं, फिरियाद करते हैं। मीडिया 4 दिन खबरें चलाता है, पुलिस के अहम अफसरान 2 बयान देते हैं कि तहकीक की जाएगी और फिर सारा मलबा मुजरिमों पर डालने की कोशिश की जाती है कि ये फायरिंग जराइम पेशा अफराद ने की और उन्हीं की कोई अंधी गोली जान लेने की वजह बनी है। और इसके बाद क्या होता है? खामोशी, एक तवील खामोशी। लवाहिकीन और मीडिया को खामोश कराने के लिए तहकीकाती और तफ्तीशी टीम की गोली दी जाती है। सिर्फ मकतूल के खानदान के अलावा सब ये हादसा भूलकर अगले किसी हादसे का इंतजार करते हैं और एक बार फिर यही कहानी दोबारा दोहराई जाती है। 13 अगस्त 2018 को पुलिस मुकाबले में फायरिंग की जद से हलाक होने वाली अमल के वाक़े की गूंज अभी थमी नहीं थी कि 22 फरवरी 2019 नॉर्थ कराची में पुलिस और डाकुओं के माबैन मुकाबले में मेडिकल कॉलेज की तालिबा निमरा अपनी जान से हाथ धो बैठती है। पुलिस की तहकीकाती टीम की रिपोर्ट के मुताबिक निमरा को पुलिस की गोली लगी थी, जिसके बाद उन अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया और फिर खामोशी, वही खामोशी कि जिसके बाद किसी को कुछ खबर नहीं होती कि इंसाफ क्या है। क्या सिर्फ इस इक़दाम से उन वालिदैन के दिल को तशफ़ी हो जाती है जो अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनके लिए न जाने कितने ख्वाब आंखों में सजाते हैं और अचानक कहीं से किसी मुहाफिज की कोई अंधी गोली उनके बरसों के देखे ख्वाब आंखों से नोच कर ले जाए? क्या यही इंसाफ है? क्या खबरों में मुताल्लिका अहलकार की मुअत्तली ही एक जान का इवज है? हाँ, जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ ठहरा तो शायद इंसाफ भी इतना ही दस्तयाब होता है। लेकिन जब इंसाफ न मिले या जानबूझकर देर की जाए और लापरवाह कातिलों को सजा न मिले तो ये वाकयात पे दर पे रौनमा होते रहेंगे। और यही हुआ। अब 6 अप्रैल को एक बार फिर कराची के इलाके कायदाबाद में 12 साला मासूम सज्जाद मुबैना पुलिस मुकाबले में गोली का निशाना बनकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। मासूम सज्जाद अपनी बीमार मां की दवा लेने निकला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे 2 गोलियां 4 से 5 फीट के फासले से लगीं। हस्बे मामूल पुलिस ने फायरिंग की जिम्मेदारी डाकुओं पर डाल दी है। बेबस और गरीब वालिदैन ने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया, लेकिन क्या इस मुल्क में कोई गरीब किसी ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में ला सकता है, उसे सजा दिला सकता है? और खास तौर पर अगर उनका ताल्लुक ही कानूनी इदारे से हो। इस वाक़े में 2 राहगीर और पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए। सवाल ये पैदा होता है कि कब तक इस शहर में इस तरह मुबैना पुलिस मुकाबलों से शहरी अपनी जान से हाथ धोते रहेंगे? वो कौन से इक़दामात हैं जिन पर अमल करके इन वाक़यात का तदारुक किया जा सकता है? एक ऐसी जगह जहां आम शहरी गुजर रहे हों, पुलिस को ऐसे क्या इक़दामात करने चाहिए जिनसे कोई मासूम जान ज़ाया न हो? क्या पुलिस को हथियार की निशानाबाजी में मजीद महारत की जरूरत है या इस एहसास को उजागर करने की कि जिससे वो खुद को वाकई एक आम शहरी की जान का मुहाफिज समझें? या इस सिलसिले में मजीद बेहतर लाइहा अमल की जरूरत है कि किसी अचानक मुकाबले की सूरत में पुलिस को
उसे किस तरह नुकसान के बगैर अंजाम देना है। यहाँ ये बात अहम है कि पुलिस डिपार्टमेंट को अब इस मामले को संजीदा तरीके से लेना होगा और इसके लिए पुलिस के तरीकाकार में बेहतरी भी लानी होगी। ये भी हकीकत है कि एक आम शहरी की नजर में पुलिस को अपने रवैये और किरदार की वजह से वो मुकाम हासिल नहीं जो कि होना चाहिए, और इस तरह के मुसलसल होने वाले वाकयात पुलिस की कारकर्दगी पर मजीद सवाल जन्म देने का बायस बनेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, CTD पुलिस के हवाले से ये एक रिपोर्ट आपने देख ली है। ये हमारा अलमिया है कि हमारे मुहाफिज ही हमारे अजाब अज़ाब बनते जा रहे हैं। कभी ये हमें सड़कों पे हरासा करते हैं, फैमिली के साथ बंदूकें तान के ये हमारी ज़िंदगी अज़ाब बना देते हैं। कभी ये हमें बच्चों के सामने गोलियां मारते हैं, कभी ये हमें मावराए अदालत कत्ल करते हैं। नई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पुलिस की इस्लाहात में बहुत ज़्यादा काम करना होगा और बिलखुसूस CTD पुलिस को जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए, न कि अवाम और आम शहरियों की जान व माल को नुकसान पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, एक बहुत बुरी ख़बर है। पाकिस्तानी लड़कियों के साथ चाइनीज़ लड़के धड़ाधड़ शादियां कर रहे हैं। क्या मकासद हैं, इस हवाले से एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल बनी हुई है कि इन शादियों की आड़ में क्या कुछ हो रहा है। कुछ अर्सा कबल इकरारुल हसन ने सरेआम में बहुत सनसनीखेज़ इंकिशाफात किए थे, तो इस हवाले से मज़ीद हम जानते हैं। आसिम हफीज़ साहब हमारे साथ हैं उनसे, क्योंकि वो भी इस हवाले से लिखते रहते हैं और अपना तजिया पेश करते रहते हैं। आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी आसिम साहब। जी बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने वक्त दिया। आसिम साहब, आज ही आपका एक आर्टिकल मुझे मिला है, अगरचे ये ख़बर बड़ी अफसोसनाक और अंदोहनाक है कि पाकिस्तान में जब CPEC का मनसूबा शुरू हुआ उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज़ यहाँ पाकिस्तान आए पढ़ने के गरज से या काम के गरज से, और यहाँ पे आके वो हमारे साथ घुल मिल गए। हमें बड़ा फ़ख्र था कि पाक चाइना दोस्ती पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं हमारी सकाफ़त मुतासिर हो रही है, हमारी बच्चियों, हमारी बहनों और बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आसिम साहब, आपने लिखा है रिसेंटली कि चीनी बाशिंदों की पाकिस्तान में शादियां एक उभरता समाजी मसला है, तो क्या इसमें आपने नुकात बयान किए हैं वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें, जो चीदा नुकात हैं जो आप समझते हैं कि उन्हें हाईलाइट किया जाए, इदारों को ख़बरदार किया जाए, मुआशरे को ख़बरदार किया जाए। जी, ऐसा है, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चाइना में जो समाजी एक निज़ाम है ना, वहाँ पे आपको पता है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी है, जिसकी वजह से अक्सर ये होता है कि जब वहाँ पे ना लड़कियों की तादाद बहुत कम है मर्दों से जी, और ये वो वजह है कि जिसकी वजह से वहाँ पे किसी लड़के के लिए शादी करना एक बड़ा मसला है। अच्छा, अब ये सूरत बनी है कि चाइना के लोग जो है ना वो अक्सर मतलब उनमें से बहुतों को बैरून मुल्क शादी करनी पड़ती है। इससे पहले अगर आप चाइना की मीडिया को देखते हैं या नजर रखते हैं तो फिलिपाइन एक बड़ी मार्केट था कि जहां से हजारों की तादाद में लड़कियां चीन आती थी और उनकी शादियां कराई जाती थी। इस हवाले से चीन के बड़े शहरों में, देहात में, दूर दराज इलाकों में बाकायदा दफातर भी कायम है जहाँ पे इन शादियों का इंतजाम किया जाता है। और बल्कि मैं वो मतलब मैंने मजमून में भी लिखा, ऐसा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक गांव में अगर 100 जो है ना फिलिपाइनी लड़कियों की शादियां हुई हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही दिन वो 100 की 100 इकट्ठी फरार हो जाती हैं, मतलब घर से जेवर या जो बाकी चीजें लेकर। अच्छा, ये वाकयात वहाँ होते रहे हैं। अच्छा, अब जो चीन के लेबर यहाँ आ रही है, चीन के लोग आ रहे हैं, तो ये भी वही लोग हैं कि जिनके लिए अपने मुल्क में शादी करना एक बड़ा मसला है, उनके लड़की ढूंढना, तो वो पाकिस्तान में शादियां करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं जी। अच्छा, इसमें जो बड़े मसाइल आ रहे हैं, जो असल बात यह कि अगर तो ये वाकई ही वो घर बसाने के लिए और इनके हकूक का ख्याल रखने के लिए शादी कर रहे हैं तो ये तो उतनी तशवीशनाक बात नहीं है जी। लेकिन
जहां तक हमें जो तशवीश है वो ये है कि इस हवाले से किसी भी किस्म का एहतमाम नहीं किया गया। मतलब ऐसा है कि मैं अपने इलाके में देखता हूँ, हम पिछले दिनों एक गिरफ्तार हुई एक खातून कि वो एज ए ब्रोकर काम कर रही थी कि वो मोहल्ले से या एक गांव से गरीब तरीन लड़कियों को मोटिवेट करते थे कि जी आप बाशिंदों से शादियां कर लें। अब ये लड़कियां वहां पे अगर वो इनको इधर रखते हैं, वो मसलन एक जगह पे जॉब कर रहे हैं 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने वहां पे वो साथ रहते हैं, उसके बाद एकदम अगर वो जो इनके खामत चले जाते हैं, ये एक बड़ा मसला है। उसके बाद उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जी, जिंदगी बर्बाद होगी। दूसरी सूरत में ये है कि अगर वाकई वो उसको लेके चीन चले जाते हैं, ठीक है, तो प्राइवेटली सारा कुछ हुआ है, वो शादी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, उनका कहीं पे कोई ऐसा कानूनी हैसियत नहीं है, चाइना जाके भी उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो वो लड़की अगर वहां पे उसके लिए कोई मसला बनता है तो उसकी जिंदगी का कौन जिम्मेदार होगा, उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, उसके लिए कोई कानून नहीं है। और ये प्राइवेटली एक ऐसे आप इसको तो अगर देखें तो आप इसको एक स्मगलिंग टाइप कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और दो अगली बात जो सबसे खतरनाक जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि जो शादियां के नाम पर या किसी भी तरीके से लड़कियों को ले जाया जा रहा है, और जो मैंने आपको पहले इजहार किया ना कि वहां पे मर्दों के लिए शादी करना, या आप इसको अगर दूसरे लफ्जों में कहें कि अपनी एक जिनसी ख्वाहिश पूरी करना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा आसिफ साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे यहाँ ये रुझान क्यों बढ़ रहा है, क्यों यानी हमारे मुआशरे की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है, वालिदैन अपनी बच्चियों की शादियां करा रहे हैं, क्या कोई लालच दे रहे हैं, क्या यानी उनको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, कौन सी जन्नत दिखाई जाती है? हालांकि ये भयानक नताइज भी वालिदैन के सामने होते हैं, मीडिया इस पे बोलता है, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठती है, लेकिन फिर भी सिलसिला रुकता नहीं है, इसकी वजह क्या है? देखिए, असल में जो हमारे यहाँ मुल्क में सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ पिछले दिनों में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, शायद 1 करोड़ से ज्यादा तादाद है ऐसी लड़कियों की कि जो शादी की एज पे हैं, लेकिन जहेज ना होने की वजह से, प्रॉपर रिश्ते ना मिलने की वजह से, खूबसूरती के प्रॉब्लम की वजह से, या स्टेटस के प्रॉब्लम की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही। अब एक गरीब घर की लड़की है और उनके पास जहेज का इतना सामान नहीं है, तो उसका रिश्ता ढूंढना एक मतलब एक बहुत मुश्किल मरहला है पाकिस्तान में। अब उन्हीं के लिए अगर कोई आके ये कहता है कि जी आपकी शादी हम एक बाशिंदे से करा रहे हैं, वो आपकी खातिर मुसलमान भी हो रहा है, तो वो उनके लिए यकीन करना कदरे मतलब हम समझ सकते हैं कि ये एक मजबूरी से फायदा उठाना है। आप इसको ऐसे ही समझ लें जैसे जो है ना खवातीन की मतलब बहुत से और मुल्कों में या गरीब इलाकों में से खवातीन को जिस तरह एक स्मगलिंग होती है, लोग बाज़-औक़ात जो उनको जिनसी अड्डों पे ले जाते हैं, तो ये इस तरह का मामला है। क्योंकि जब आप जो मतलब गुर्बत और इस तरह की जो चीज़ है ये मजबूर कर देती है वालिदैन को, और मतलब जब आप के हाँ तो वो शादी का तस्वर ही नहीं है कि वो मतलब वो लड़की है, उसकी एज भी बढ़ रही है, उसको कोई वसाइल नजर नहीं आ रहे, और बल्कि हम कल से एक तस्वीर देख रहे हैं बहुत वायरल हुई है कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने जो है ना खुदकुशी कर ली है। तो ये हमारे पाकिस्तान की मिसाल। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो अगर हम आबादी को देखें, पाकिस्तान में खवातीन की तादाद ज्यादा है मर्दों से, ठीक है, और ये भी एक बड़ी वजह है कि और दूसरी शादी हमारे यहाँ हमारे एक इलाकाई कल्चर की वजह से एक तरह की लानत और बहुत बुरा समझा जाता है। तो जो है ना, अब वो जो खवातीन ज्यादा हैं, जो तादाद ज्यादा है, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? यानी ये वो चीज है ना, हमारा माशरे को भी सोचे कि क्यों तो फिर आपने उन खवातीन को या उन लड़कियों को जो शादी की एज पे हैं, एक उनकी फितरी जरूरत भी है, एक इंसानी तकाजा है, आपने उनके लिए जो है ना तमाम वो शादी के रास्ते जो है ना वो मुश्किल बना दिए हैं या बल्कि बिल्कुल बंद कर दिए हैं। तो उनके लिए फिर ऑप्शन बचती है कि बाज़ औक़ात और फिर गुर्बत है उनके पास वसाइल नहीं है। अच्छा, तो उनको जब ये आसिफ साहब अभी जिस तरह वाक़यात इसमें आए रोज़ बढ़ रहे हैं और
रुझान इस तरफ बढ़ रहा है जिससे यकीनन हमारी सकाफ़त मुतासिर हो सकती है, कल्चर सबसे बढ़कर हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इसके तदारुक के लिए यकीनन बहुत काम की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है, लिखने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें हमने तजावीज़ देनी है हुकूमत को भी, वालदैन को भी, मुआशरे को भी। आप के पास क्या तजावीज़ हैं, यानी वालदैन को मुखातिब करके, रियासती इदारों को मुखातिब करके, इन बहनों को, बेटियों को मुखातिब करके आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात जो है ना, बहुत सिंपल तो ये है कि पहली बात इन शादियों को रजिस्टर्ड होना चाहिए और इसका एक लॉ पास हो कि जी विदाउट रजिस्ट्रेशन अगर कोई करेगा तो ये एक क्राइम है। ये नहीं है कि प्राइवेटली कहीं पे कोई गया और उसने किसी खानदान को कुछ, ऐसे नहीं। अच्छा, और उसके लिए जहां तक इस्लाम कबूल करने की बात सामने आती है तो वो बड़ा एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि अगर हुकूमत सिर्फ इतना ही कर दे कि किसी भी जो है वफाकुल मुदारस वहां से एक सर्टिफिकेट जरूर ले ले, ठीक है। और वफाकी मुदारस सर्टिफिकेट कम से कम जो बहुत बुनियादी चीजें, हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़ा कोई दीनी इल्म पढ़ा हो, जाहिर बात है ये मुमकिन है, लेकिन कम से कम अरकान इस्लाम और इसकी प्रैक्टिस और कुछ हुकूक और फराइज जो इस्लाम देता है एक मुसलमान को, वो उसको सिखा के, वो चाहे 10 दिन के लिए वो कहीं पे करे, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट जारी कर दें कि जी हम इस सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि वाकई इसने इस्लाम भी कबूल किया है और ये इस्लाम की बुनियादी बातों से वाकिफ भी है, ठीक है। उसके बाद वो शादी हो और वो शादी रजिस्टर्ड हो, और अगर वो चाइना जाते हैं तो वो वहां पे हमारे सफारत खाने के साथ रजिस्टर्ड हो, और किसी भी किस्म का मसला अगर आता है तो वो पाकिस्तान की हुकूमत चाइना की गवर्नमेंट से बाकायदा बात कर सकती है कि जो हम जिस तरह हक मेहर होता है या बाकी यानी इस तरह की सिक्योरिटी के मामला होते हैं कि अगर उसने तलाक दी तो वो उसको इतना हक मेहर देना पड़ेगा या इतनी जो है ना मतलब उसको फाइन देना पड़ेगा अगर वो छोड़ता है तो, और अगर इसी तरह बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के मुस्तकबिल को भी डिसाइड किया जाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आसिम साहब। वक्त हमारे पास कलील है और आगे हमने बात करनी है अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान में काबुल में पाकिस्तानी जो एम्बेसी है उस हवाले से हमारे कुछ दोस्त अहबाब ने शिकायत की थी और पिछले हफ्ते भी हमने इसी टॉपिक पे बात की थी रुस्तम शाह मोमन साहब के साथ। उन्होंने भी उन्हीं ख़दशात का इज़हार किया था, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, चूँकि वो अफ़गानिस्तान में सफ़ीर रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो उन्होंने कुछ हुकूमत के सामने तजावीज़ भी रखी थी और हुकूमत को चाहिए भी कि ऐसे लोगों से तजावीज़ ले, ऐसे लोग जिनके तजर्बे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, वहाँ पे वो रहे हैं, उन मसाइल को वो समझते हैं, उनको लाए, उनको बिठाए, उनसे पूछे कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। ज़ाहिर बात है कुछ तो हमने करना है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा यानी फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। तो आज हम फिर इस हवाले से बात कर रहे हैं चूँकि शिकायत बदस्तूर हमें मिल रही हैं। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम प्रोफेसर अलमज़ेब साहब। बहुत शुक्रिया लाला जी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। आरिफ खटक साहब, पिछले जुमेरात को भी मैंने बात की थी रुस्तम शाह मोमन साहब के साथ। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है काबुल में, वहाँ हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में या दीगर यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं तलबा। बड़ी ज़्यादा शिकायत मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पे हमें एक महीने का वीज़ा होता है, उसमें हम आते हैं, हमारे पेपरों के दिन होते हैं, वीज़ा ख़त्म होता है, ना हम जा सकते हैं ना हम रुक सकते हैं, हस्पताल में मरीज़ होता है, वीज़ा ख़त्म होने पे आता है, फिर हमें परेशानी होती है। वहाँ पे एम्बेसी में एक ही काउंटर है, सुबह से आके रुकते हैं, शाम तक हमें बारी नहीं आती। तो उन्होंने भी एग्री किया कि मुझे भी ये शिकायत मिल रही हैं। तो खाटिक साहब क्या कहते हैं आप? ज़ाहिर बात है आपने तो जरगा भी तश्कील दिया है, हमारी तो उम्मीद है कि आप उसमें भी इस इशू को उठाएं, चूँकि ये मसाइल तो हल तलब हैं और हल होने चाहिए। तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? सॉरी अलमज़ेब साहब, आपकी आवाज़ कट गई। आप मुझे बताना पसंद फरमाएंगे कि आप काबुल एम्बेसी की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में? जो जी, काबुल जो एम्बेसी है हमारे पाकिस्तान की एम्बेसी के हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं कि वहाँ पे जो यानी रश होता है, काउंटर एक है। जी प्रोफेसर साहब, ये एक आम रूटीन का वाक़या बनता जा रहा है। अफगानिस्तान में जो
काबुल के अंदर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसमें करप्शन की बहुत बुरी मिसालें इस वक्त आती हैं। इस वक्त आप अंदाजा लगाएं कि एक दिन में 300 से 400 बंदे जो है वो ट्रीटमेंट के लिए या दूसरे कारोबार के लिए पाकिस्तान के वीजे के लिए अप्लाई करते हैं जी। और आपको ये भी पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो दोनों एंट्री जो वीजा हैं वो दोस्ताना तौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, वो दोस्ताना तौर पर जारी किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त काबुल के अंदर जो पाकिस्तानी वीजा जो जिसको इशू किया जाता है तो कम 20 से 25 दिन लगते हैं और उसमें से एक बंदे से $100 $100 नॉर्मल रिश्वत की तलब भी होती है। और उसके बाद अगर उनको जल्दी वीजा चाहिए होता है तो साथ में CIA का टिकट भी आपको रिटर्न खरीदना होगा और साथ में $300-400 भी देने होंगे जी। तो काफी लोग जलालाबाद कॉन्सुलेट आते हैं, वहां पे $100 या $150 वो वीजा लगा देते हैं 24 घंटों के अंदर। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का अलमिया है। और पाकिस्तान के अंदर हालांकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं इस वक्त बड़े नाजुक मसले से गुजर रहे हैं और इसमें पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन इतनी बुरी तरीके से अफगानिस्तान एम्बेसी पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो कर रही है कि एक आम अफगानी को एक नॉर्मल वीजा लेने में मुश्किल हो जाते हैं। और इसमें काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो इनकी डिमांड पूरी नहीं करते तो फिर वो वीजा उनको इशू नहीं किया जाता जी। तो वीज़ा जो पॉलिसी है, रुस्तम शाह साहब ने कहा था कि मेरा तो ये मशवरा है हुकूमत के सामने ये रखता हूँ कि इसको ख़त्म किया जाए। अगर आपको सिक्योरिटी रिस्क है तो आप अपनी बॉर्डर को अच्छी तरह से उसको सिक्योर करें, लेकिन वीज़ा जो पॉलिसी है अगर उसको बरकरार रखना भी है तो 1 महीने का वीज़ा, खटक साहब आप इस हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे तलबा होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेपर होते हैं, वीज़ा ख़त्म होता है, वो पेपर आपको एक प्रोफेसर साहब छोटी सी बात बताऊं, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी काबुल से हो रही है या इससे पहले जो सफीर थे जो नुमाइंदगी पाकिस्तान की कर रहे थे वो कोई इस तरह बेहतरीन मिसाल इन्होंने नहीं छोड़ी। क्योंकि करप्शन के हवाले से पाकिस्तान का जो अमला है अफगानिस्तान के अंदर या जलालाबाद कॉन्सुलेट में या आपको कंदाहार में, क्योंकि मैं तो सारे कॉन्सुल जनरल्स के पास गया हूँ और पिछले 13-14 साल का एक्सपीरियंस है मेरा जी। तो करप्शन जो है अगर वो पाकिस्तान की कुछ सियासी जमात है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब उनकी हुकूमत की सियासी लिसानी जमात की कौमपरस्त KPK की, तो उन्होंने अपने नुमाइंदे वहां पे भेजे थे। तो ये कल्चर जो है उन लोगों ने शुरू किया था, एक बंदे से 3-3, 4-4 हजार रुपए लेते। और वो जो कल्चर है वो कल्चर पाकिस्तान एम्बेसी को पूरा अपने लपेट में ले चुका है। तो एक अफगानी को पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, अगर वो रिश्वत न दे तो उनको वीजा भी नहीं मिलता। अच्छा, इसी तरह से अगर आप तुर्खम बॉर्डर पे आते हैं तो तुर्खम बॉर्डर में जो FC कड़ी है और जो मकामी खसदार फोर्स खड़े हैं उन्होंने तो बाकायदा मेरे सामने वो अफगानियों को अफगानी कुछ गाली गलोच करके और उनको बाकायदा चेहरों पे थप्पड़े मारकर उनको रुखसत कर रहे होते, जो बहुत बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है पाकिस्तान का। क्योंकि यहाँ पे जो एक आम अफगानी पाकिस्तान के अंदर एंट्री दे रहा होता है या तो वो इलाज के लिए आता है या फिर उनके रिश्तेदार होते हैं यहाँ पे, या उनकी जमीनें हैं जो उनको भगाया गया इमरान खान की जो किसी हुकूमत में उनको भगाया गया, या उनकी कारोबारी जरूरियात की वजह से। अदरवाइज इस वक्त एक काबिल इज्जत अफगानी जो है, आज भी मेरी बात हुई काबुल में मुकीम हमारे दोस्त है अब्दुल्ला तलहा, तो वो फोन पे बेचारे बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुर्खम बॉर्डर के ऊपर मुझसे हजारों रुपए लिए गए, मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि मैंने पाकिस्तान में अपनी जिंदगी के 40 साल बिताए, उन्होंने अफगानी समझकर मुझे थप्पड़ मारे, मुझे लाते मारे, तो मैं जब तक जिंदा हूं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान ना आऊं। तो ये जो बैड मैसेज आ रहा है इस वक्त अफगानियों की तरफ, ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है, आपकी सूबाई हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। गवर्नर की पीकेसी भी है, इस्लामाबाद में मेरी मीटिंग हुई थी, आज भी गवर्नर से मेरी बात हुई, तो मैंने सोचा है कि मैं जरगा पाकिस्तान के हवाले से, मंजूर पश्तीन के हवाले से हमारी जो मीटिंग होगी तो मैं फोरम के ऊपर इस बात को उठाऊंगा जो तुर्खम बॉर्डर के ऊपर जो इंतहाई जुल्म और बदतमीजी और एक गैर सफारती हवाले से जो पाकिस्तान के हुकाम मुलविस है, उसमें फ्रंटियर कोर भी है, उसके अंदर आपकी खसदार फोर्स भी है। अब हम आते हैं जलालाबाद की तरफ। जलालाबाद में अब ये है कि इस वक्त फी बेसिक की कीमत जो है वो $160 जी। अगर आप $160 देते हैं तो आपको वीजा 24 घंटों के अंदर मिल जाता है। अगर आप काबुल एम्बेसी में जाते हैं, वहां पे जाहिर कॉम्पिटिटिव शहर है, उनका दारुल खिलाफा है, वहाँ अफगानियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ वीजे की जो फीस होती है जो एक गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे सफारती अमल वसूल करता है, और मुझे यकीन है कि इसमें हमारे सफीर साहब भी
उसको इन चीजों की इदराक है और उनको पता भी है, लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा है 400-400, $500 तक लोग देकर वीजा देते हैं। तो मैं अब देख रहा हूँ कि जो इलाज मुआवजे के लिए जो एक अफगानी का ट्रैफिक पेशावर की तरफ बढ़ रहा था, वो अब बराह रास्त दिल्ली की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि जहाजों के किराए बहुत सस्ते कर दिए हैं और दूसरा हिंदुस्तान ने उनको बड़ी फैसिलिटीज दी हैं और जो उनका इलाज मुआवजा होता है वो हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त सफारती हवाले से तो हम बिल्कुल काबुल के मार। तो जी खटक साहब बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास ख़त्म है, तफसीली बात करनी थी, इंशाल्लाह फिर कभी आपकी इस हवाले से आपका ओपिनियन, आपकी राय लेंगे। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया। खटक साहब हमारे साथ थे और उन्होंने ये बात जो की कि हम जरगा के फ़ोरम पे इस बात को उठाएंगे, इस इशू को उठाएंगे, तो इनकी बड़ी नवाजिश होगी, क्योंकि ये मसला हल तलब है और हल होना चाहिए और जल्द अज जल्द हल होना चाहिए, क्योंकि बाद में हम शिकवा करते रहेंगे कि अफ़गानिस्तान इंडिया की झोली में चला गया और इंडिया अफ़गानिस्तान में आ गया और उसका असर रसूख बढ़ गया। उसकी वजह यही है कि हमने ख़ुद को अपने से दूर किया, तो ज़ाहिर बात है कहीं तो उन्होंने जाना है। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म है। अगले प्रोग्राम में फिर से आप नाज़रीन के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।